हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का सेकंड पार्ट। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसका आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। हाउ डू वी पीरियडाइज। तो हम हिस्ट्री को पीरियड्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 1817 में एक आदमी था जिसका नाम था जेम्स मिल, और वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और वो एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी था जिसने एक बुक पब्लिश करी थी जिसमें 3 वॉल्यूम में काम किया गया था। तो ये बुक का नाम क्या था? ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। और इस किताब में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और जो ये पीरियडाइजेशन किया गया था ये वाइडली एक्सेप्टेड था, यानी सबने उसको स्वीकारा था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। तो आपको लगता है, आप सोच सकते हो कि क्या इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को देखने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स। हमें इसको डिवाइड करने की क्या आवश्यकता हो गई कि हम उसको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें। देखिए, वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। तो देखिए इससे क्या होता था, इसका एक रीज़न ये था कि हमें इसमें समय की कैरेक्टरिस्टिक्स का यानी टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता था और सेंट्रल फीचर्स का पता चलता था। तो इस तरह से हम इसको जान पाते थे। सो द टर्म्स थॉट विच वी पीरियडाइज दैट इज डेमोक्रेट एंड द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स। और हम इस तरह से जान सकते थे कि जो डिफरेंस था पीरियड्स का वो क्या था, किस तरह से, मतलब उनका सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, इस बारे में हम इसके थ्रू जान पाते थे कि हिंदू कैसे थे, उनका धर्म क्या था, मुस्लिम कैसे थे, उनका धर्म क्या था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। और इसी ने हमारे जो पास्ट में आइडियाज़ हैं उसको बदला। दे शो हाउ वी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। और ये दर्शाता है, ये जो पीरियडाइजेशन है ये दर्शाता है कि उस समय से आज के समय में जो बदलाव आए हैं उनका क्या महत्व है। मिल्स थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो देखिए मिल का मानना था, क्योंकि वो एक स्कॉटिश था, एक यूरोपियन था, तो उसका मानना था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, जितने भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, इसमें इंडिया भी आती है, वो लोअर लेवल ऑफ उनका सिविलाइजेशन कैसा है, लोअर लेवल का है। और ये यूरोपियन से बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे हैं, मतलब इन्हें कुछ आता नहीं है, कुछ भी इनके पास बुद्धि उद्धि नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेलिंग ऑफ स्टोरी हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट रूल्ड टू द कंट्री। तो इनका मतलब ये बताते हैं, इनके अनुसार जो इतिहास है उसमें जब ब्रिटिश इंडिया में आए उससे पहले हिंदू और जो मुस्लिम थे वो डिस्पोट रूल करते थे कंट्री पे। डिस्पोट मीन्स होता है क्रूअल्टी, मतलब कि वो बहुत अत्याचारी थे, बहुत निर्दयी टाइप के थे और वो लोगों पर राज किया करते थे। कैसे? एक तो उनको रिलीजन इंटॉलरेंस था, कास्ट टबोस थे और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेट करी थी। जैसे कि रिलीजन इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे के धर्म से नाखुश होना या फिर उनके खिलाफ होना, और धर्म के नाम पर झगड़े करते थे, मार काट करते थे। कास्टिज्म बहुत था कि ये लोअर कास्ट का है या अपर कास्ट का है, और इस तरह से ये कास्ट टाबूज थे। और सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास में प्रैक्टिस करना, जैसे कि टोना टुटका और जादू टोना, है ना, मैजिक वगैरह। तो ये सब डोमिनेट करता था उस समय। तो मिल के अनुसार ये मानते थे कि जो इनकी सोशल लाइफ है वो बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं है। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। तो मिल का मानना था, मिल ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटिश रूल आएगा, अंग्रेजी शासन आएगा, वो जो है वो इंडिया को सिविलाइज कर सकेगा। टू डू दिस इट इज वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। और इसके लिए क्या ज़रूरी था? इसके लिए ज़रूरी था कि यूरोपियन इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया जाए, वहाँ के मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन और लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जाएं। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल। जेम्स मिल का ये भी मानना था कि जो ब्रिटिश हैं, अगर वो इंडिया की सारी टेरिटरीज पे
कॉन्कर कर लें, जीत हासिल कर लें, तो इंडिया जो है वो मतलब उसको बुद्धि आ जाएगी और सारे लोग जो इंडिया के हैं वो खुशी से रहने लगेंगे। क्योंकि जो इंडिया है वो इनके अनुसार कैपेबल नहीं था कि वो प्रोग्रेस कर सकता है ब्रिटिश हेल्प के बगैर, यानी कि अंग्रेज़ों की हेल्प के बगैर जो भारत है वो आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द force of progress and civilization. The period before the British rule was one of darkness. तो जेम्स मिल का ये भी मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है उसके आने से पहले जो भारत था वो अंधकार में जी रहा था, उसके पास कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी और वो बिल्कुल भी बेकार था ब्रिटिश रूल के आने से पहले। कैन सच द कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या आज हम इस कॉन्सेप्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? इन एनी केस कैन वी रेफ़र टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? तो फिर हम किसी केस में क्या इन पीरियड्स को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड में रेफ़र कर सकते हैं? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? तो क्या इन पीरियड्स में हमको वेराइटी ऑफ फेथ्स देखने को मिलते हैं? हाँ, इन पीरियड्स में अलग अलग फेथ थे, हिंदू पीरियड्स के अलग फेथ थे और मुस्लिम पीरियड्स के अपने अलग फेथ थे। और हमें याद होना चाहिए कि जितने भी मतलब रूलर्स आए एंशियंट इंडिया में राज करने के लिए, उनके भी फेथ जो थे वो सेम नहीं थे, सबके फेथ और रिलीजन सबके अलग अलग थे। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ें और बात करें इंडियन हिस्टोरियंस की, तो इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, जैसे कि पहला एंशियंट पीरियड, दूसरा मेडिवल पीरियड और तीसरा मॉडर्न पीरियड। दिस डिवीजन टू हैज़ मैनी प्रॉब्लम। इस डिवीज़न में भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ borrowed फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, क्योंकि अब इन्होंने ये जो पीरियडाइजेशन था ये भी वेस्ट से बरो किया था और ये जो मॉडर्न पीरियड था वो ग्रोथ ऑफ मॉडर्निटी से एसोसिएट था, जैसे कि साइंस या रीज़न या डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी, इससे जो है एसोसिएट था। Medieval was termed used to describe the society where these features of modern society did not exist. और जो मेडिवल पीरियड था उसमें मॉडर्न सोसाइटी के कोई भी फीचर्स फिट ही नहीं होते थे, जैसे कि साइंस या रीज़न या डेमोक्रेसी, लिबर्टी या इक्वालिटी से जुड़े हुए। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड दीज कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? एज यू विल सी इन दिस बुक, तो हम इस किताब में देखेंगे कि अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। यानी कि जब ब्रिटिश रूल जो था वो भारत में आया, जब ब्रिटिश ने इंडियंस पे रूल करना शुरू किया, तब हमने ना ही इक्वलिटी दिखाई पड़ती थी, ना ही फ्रीडम थी और ना ही कोई लिबर्टी थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही इस पीरियड में हमें कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस देखने को मिली। Many historians therefore refer to this period as a colonial. तो बहुत सारे जो historians हैं इसी कारण इन लोगों ने हमारे इस पीरियड को colonial कहा। और कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? वॉट इज़ कॉलोनियल? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड इस्टेब्लिश देयर रूल, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा। तो किस तरह से जो अंग्रेज़ थे वो जब भारत आए और उन्होंने हमारे देश पर कॉन्कर किया, यानी जीत हासिल करी, और अब इस्टेब्लिश देयर रूल, अपना रूल जो है अब इस्टेब्लिश कर लिया, और उन्होंने जो यहाँ के लोकल नवाब्स थे और राजा थे उनको सब्जुगेट कर दिया। सब्जुगेट होता है उनको घुटने पे ले आए, उनको हरा दिया और उनको घुटनों पे ले आए और उनको अपना गुलाम बना लिया। यू विल सी दे हाउ स्टैब्लिश्ड ओवर कंट्रोल द इकनॉमी एंड सोसाइटी। और उन्होंने किस तरीके से अपना जो कंट्रोल है वो हमारे देश की इकनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पर अपना कब्जा कर लिया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट देयर ऑल एक्सपेंसेस, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट द लो प्राइजेस। और उन्होंने देखिए ये सब वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको अपने खर्चे निकालने होते थे, तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू मीन्स टैक्सेस, और उन्होंने टैक्स इतने ज़्यादा हाई टैक्स लगाते थे कि लोग चुकाने में मतलब अक्षम होते थे। बॉट द गुड्स, सामान खरीदते थे जो भी वो चाहते थे, और उसको कैसे खरीदते थे? लो प्राइजेस पे खरीदते थे।
वो क्रॉप प्रोड्यूस करवाते थे जो उन्हें ज़रूरत होती थी एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी वो यहाँ से, यानी हमारे भारत देश से क्रॉप या कोई भी ऐसा सामान जो यहाँ से ख़रीद कर और बाहर एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादा दाम पर, यहाँ से कम दाम पे ख़रीदते थे और बाहर एक्सपोर्ट करते थे। जैसे इन्होंने अभी आगे चल के आप हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इंडिगो और ओपियम की जो खेती है उस पर जोर दिया, जबकि हमारे भारत को उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो वहाँ जाके इतना ज़्यादा कॉस्टली बिकता था, इतनी ज़रूरत थी वहाँ पे कि उन्होंने भारत देश में इसकी खेती करवाई। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, और आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में बदलाव आए। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट द वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, और इस तरीके से किस तरह से जो ब्रिटिश हैं उन्होंने हमारी वैल्यूज़ में, हमारे टेस्ट में, कस्टम्स में और प्रैक्टिसेस में चेंजेस ले आए। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ द वन कंट्री बाय अनदर लीड्स दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस, वी रेफर द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो जो ये चेंजेस होते हैं ना पॉलिटिकल वे में या इकोनॉमिक वे में, सोशल या फिर कल्चरल चेंजेस होते हैं, एक देश जब दूसरे देश पर मतलब इस तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लास एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन सेम वे। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो सारे क्लास थे या फिर सारे जो ग्रुप थे लोगों के, उन्होंने एक जैसे एक्सपीरियंस नहीं करे इस चेंजेस में। दिस इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड अवर पास्ट इन प्लूरल। तो यह इसीलिए हमारी जो किताब है ना उसको अवर पास्टिस कहा जाता है, एस लगा है, ये प्लूरल वर्ड है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सारे ग्रुप और सारे क्लासेस हैं उन्होंने एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। How do we know? What sources or do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? तो जो हमारा इतिहास है जो 250 साल पुराना है, जिसको हिस्टोरियंस ने लिखा है, तो उसके सोर्सेज क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसने रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे थे। मतलब कैसे? वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारे अंग्रेज थे जब वो यहाँ शासन कर रहे थे तो उनका मानना था कि कोई भी चीज़ होती है उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, उसको ऑफिशियली उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे उसको स्टडी करने में या फिर उसके ऊपर डिबेट करने में हमें आसानी हो। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। तो उनका मानना था कि हर चीज़ लिखित होनी चाहिए, लिखित तौर पे होनी चाहिए, जैसे कि एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब क्लियरली लिखा होना चाहिए, साफ साफ, जिससे कि जब ये एक बार हो जाएगा तो हम उसको प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे और उस पर डिबेट कर पाएंगे। दिस कन्वीनियंस प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। मेमोज होते हैं, देखिए, जो लिखित फाइल्स होती हैं, यानी कि कोई फाइल्स जिसमें डाटा होता है, और नोटिंग होते हैं जो ब्रीफ में रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत लंबे चौड़े नहीं, छोटे छोटे रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिपोर्ट्स तो आपको पता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको इन्होंने लिखित तौर पे रखा, जिससे कि आगे चल के हम उसको आराम से पढ़ सकें। आज भी आप उनको उन सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हो। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। और उनका ये भी मानना था अंग्रेज़ों का कि हमको ये जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर लेटर्स हैं, इनको केयरफुली प्रिजर्व कर लेना चाहिए, मतलब इसको बहुत देख रेख की ज़रूरत है। सो दे सेटअप रिकॉर्ड्स रूम अटैच टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में एक रिकॉर्ड रूम को अटैच कर दिया। रिकॉर्ड रूम को अटैच करने से क्या हुआ, इनके जितने भी डाटा थे, जितने भी फाइल्स थी, मेमोज थे, उनको उन्होंने सेटअप रिकॉर्ड कर दिया, रिजर्व कर लिया। और द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज एंड द लॉ कोर्ट्स, इन सब में भी रिकॉर्ड रूम को अटैच कर दिया गया। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश देयर प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। और जो म्यूजियम थे या आर्चीव्स थे, इसमें भी प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए एक रिकॉर्ड रूम अटैच कर दिया गया। लेटर एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। और जो लेटर्स और मेमोज उस समय एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेजे जाते थे और 19th सेंचुरी के बाद आप आज उनको अभी भी पढ़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड एंड इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप आज भी उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इन द अर्ली
ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी के शुरुआती साल थे तो जो ये डॉक्यूमेंट्स थे वो कैलीग्राफिस्ट द्वारा जो हैं वो बहुत सुंदर लेख में लिखे जाते थे, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग तो होती नहीं थी। इस वजह से जो कैलीग्राफिस्ट थे इन डॉक्यूमेंट्स को लिख के और उनको फिर प्रिजर्व कर दिया जाता था। लेकिन जब 19th सेंचुरी आधी बीत चुकी थी तब जो प्रिंटिंग है वो स्प्रेड आउट हुई और फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया गया और फिर उनको प्रिंटेड करके और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, यानी हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनको भेज दिया गया। तो इस तरीके से ये प्रिजर्वेशन आज भी है, रिकॉर्ड है और आप इसको अभी भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। तो सर्वे जो है वो महत्वपूर्ण क्यों बन गए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसमें जो सर्वे का जो प्रोसेस था वो कॉमन हो गया था, बहुत साधारणता हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश है उनका ये बिलीव था कि जब हम जो हमारा देश है उसको हमें अगर अच्छे से जानना है तो फिर इसको इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट करना होगा, यानी इसको हमें अच्छे से सर्वे करके जानना होगा। बाय द अर्ली 19th century, detailed survey were being carried out to map द इंटायर कंट्री। और 19th सेंचुरी में इस जो सर्वे किया गया वो मैप के द्वारा, यानी जो हमारे देश का पूरा मैप है उसको स्टडी किया गया, उसको सर्वे किया गया। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। और गांव में रेवेन्यू के लिए सर्वे कंडक्ट किए गए, क्योंकि किस तरह से हम उनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फोना। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे टोपोग्राफी है कि उसके फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, सॉइल की क्वालिटी क्या है, फ्लोरा यानी प्लांट्स वेजिटेशन वगैरह कैसी है, फोना यानी एनिमल्स कैसे हैं, और लोकल हिस्ट्री वगैरह, और क्रॉपिंग पैटर्न यानी वहाँ पे बुआई का जो पैटर्न है वो कैसा है फसल का। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस रीजन। और जो जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी फैक्ट्स थे वो इसलिए ज़रूरी थे कि वहाँ का हम मतलब ये चीज़ देख सकें कि वहाँ की जो क्वालिटी है सॉइल की वो कैसी है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। तो देखिए ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेंसस ऑपरेशन होते थे ये हर 10 साल में होते थे। तो 19th सेंचुरी के अंत तक जो सेंसस ऑपरेशन है वो हर 10 ईयर्स में देखे जाते थे। और सेंसस ऑपरेशन क्या होते हैं, जो पॉपुलेशन यानी जनगणना को रिकॉर्ड रखने के लिए किए जाते थे। दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंस ऑफ इंडिया। और इसमें नंबर ऑफ पीपल का रिकॉर्ड रखा जाता था कि किस तरह से जो जनसंख्या है वो कितनी है प्रेजेंट टाइम, उस टाइम की। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कास्ट, और कितना ही नहीं, कास्ट के उस पर, रिलीजन के उस पर और ऑक्यूपेशन के उस पर भी रिकॉर्ड बनाए जाते थे सेंसस ऑपरेशन के ड्यूरेशन में। There were many other survey, botanical survey, zoological survey, archaeological survey, ऑर्थोपोलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे। ये सर्वे भी करके देखे जाते थे, ये भी इसमें उसी के अंडर आते थे। तो सर्वेज इसलिए इम्पॉर्टेंट बन गए थे। और कुछ भी हो, इसमें जो ब्रिटिश हैं वो बस अपना फ़ायदा देख रहे थे कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपनी वो ज़रूरतों को पूरा कर सकें या करवा सकें जिससे उन्हें फ़ायदा हो, जिससे उनकी अर्निंग बढ़ सके। और जैसे कि कोई भी चीज़ की खेती करवाना है, चाहे वो यूज़फुल हो इंडियन के लिए या ना हो, उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो क्रॉप को वहाँ पे प्रोड्यूस करवाना होता था। इसी तरीके से वो रेवेन्यू भी है, तो जो भी उनको कर है वो उन्हें वसूलना होता था, चाहे वो पे कर पाएँ या ना कर पाएँ। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। कौन से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हैं वो क्या नहीं बताते हैं। फ्रॉम दिस कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। देखिए कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स का मीन्स होता है कि कोई भी ऑफिशियल जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, उनको हम कॉर्पस कहते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स हमको क्या बताते थे और क्या नहीं बताते थे। वो जो बताना चाहते थे केवल वही चीज़ें बताते थे जो ऑफिशियल थॉट उनके दिमाग में होते थे, बस वही उसकी इंफॉर्मेशन देते थे। और वो यही बताते थे जो वो बताना चाहते थे, जिसमें वो इंटरेस्टेड होते थे। दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। और ये सब वो वही प्रिजर्व करते थे जिसमें वो उस अपनी पोस्टेरिटी समझते थे, यानी जो आने वाली जनरेशन उनके बारे में जाने समझे, जो उनके लिए अच्छा हो। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। और ये जो रिकॉर्ड्स थे वो कभी भी हमेशा से कभी मदद नहीं करते थे कि उस समय के जो देश में और लोग थे वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, या उनकी हालत कैसी है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। इसके लिए हमें कहीं और पे कोई और सोर्सेस को तलाश करना होगा। व्हेन वी बिगिन टू सर्च
फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। और जब हमने इसके सोर्सेज की ढूंढने की शुरुआत की तो हमें बहुत अधिक मात्रा में सोर्सेज मिले, जैसे कि दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। और ऑफिशियल रिकॉर्ड में उतना ज़्यादा डाटा नहीं था जो हम जान सकते कि उस समय की लोगों की कंडीशन कैसी है। तो उसके लिए हमें क्या सोर्सेज मिले? डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, पॉपुलर बुकलेट जो कि लोकल बाज़ार में मिलती थी। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी हद तक मेंशन था कि वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी थी, वो उस समय क्या सोचते थे। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड, न्यूज़पेपर छपने लगे। इशू वर डिबेटेड इन पब्लिक, और बहुत सारे इश्यूज़ थे जो पब्लिक में डिबेट होते थे पब्लिक के बीच में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, जो लीडर्स थे और रिफॉर्मर्स थे वो अपने आइडियाज़ को लिखने लगे, उसके द्वारा उनके आइडियाज़ जो हैं वो फैलने लगे। पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और जो पोएट्स थे और नॉवलिस्ट थे वो भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा करते थे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, लेकिन जो भी ये सोर्सेज मिले हैं वो उन्हीं लोगों के द्वारा मिले हैं जो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय लिव्ड by the tribals and the peasant and the workers in the mines and the poor on the street। लेकिन हम हिस्ट्री को पढ़ के ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे कि उस समय के जो लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट थे, या जो लोग वर्कर के तौर पे माइन में काम करते थे, या फिर गरीब लोग थे सड़कों पर जो गरीब थे, हम उनकी हालत को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत एक कठिन टास्क है कि हम सिर्फ पढ़कर उनकी हालत को समझ सकें। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ कैन बी डन। आप इस किताब को जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप उनकी कंडीशन को थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।